हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआई एजुकेशन। आज हम करेंगे 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रुचिरा का 11वां चैप्टर सावित्री बाई फुले। तो जो ये चैप्टर है इसमें सावित्री बाई फुले के बारे में बताया गया है कि उन्होंने स्त्री शिक्षा को आगे ले जाने के लिए काफ़ी प्रयास किए। और शिक्षा है वो सभी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन हमारे समाज में कई ऐसे समुदाय थे जो लंबे समय तक इससे वंचित रहे, उनको शिक्षा नहीं मिली। तो इस अधिकार को पाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया और इसको पाने के लिए जो लड़कियां थी उन्होंने विशेष रूप से विरोध का सामना किया। तो जो ये पाठ है इसी संघर्ष का नेतृत्व करने वाली जो थी सावित्री बाई फुले, उनका क्या योगदान है इस पर केंद्रित है। तो इस पाठ में बताया गया है कि सावित्री बाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या क्या काम किए। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यत। उपरि निर्मितम, ऊपर बने हुए, चित्रम पश्यत, चित्र को देखो, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालाया वर्तते। इदम चित्रम, यह चित्र कस्यचित पाठशालाया, किसी पाठशाला का है। यह चित्र किसी विद्यालय का है। यम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। यम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र का पहला कन्या पाठशाला है। यह महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला है। एका शिक्षका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। एका शिक्षका, एक अध्यापिका घर से पुस्तकानि आदाय, पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिम कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिपति। मार्गे, मार्ग में, रास्ते में, कश्चित् तस्या उपरि, कोई उसके ऊपर, धूलिम, धूल, कश्चित् च प्रस्तरखंडान क्षिपति, और कोई पत्थरों के टुकड़ों को फेंकता है। परम सा स्व दृढ़ निश्चयात न विचलति, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से ना विचलती, विचलित नहीं होती। लेकिन परम माने लेकिन, परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सा विनोदनम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में, कन्या भी सा विनोदम, कन्याओं से हंसी मजाक के साथ, आलपंती, बातचीत करती हुई, सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह अध्यापन कार्य में संलग्न होती है, अध्यापन कार्य में लगी होती है। तस्या स्वीक्यम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति, उसकी अपनी पढ़ाई भी, तस्या स्वीक्यम, उसकी अपनी, अध्ययनम अपि, पढ़ाई भी, सह एव प्रचलति, साथ ही चल रही है। केयम महिला, यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप भी इस महिला को जानते हैं। यम एब महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया। यम एब, यम, यह, एब माने ही, तो यही महाराष्ट्र से प्रथम महिला, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका अध्यापिका सावित्री बाई फुले नामधेया, सावित्री बाई फुले नाम वाली है। तो यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले नाम वाली है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऊपर बने हुए चित्र को देखो, यह चित्र किसी विद्यालय का है, यह सामान्य विद्यालय नहीं है, यह महाराष्ट्र का पहला कन्याओं का विद्यालय है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है, रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है, परंतु वह अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती है। मतलब परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती, या वह अपने मजबूत इरादे से नहीं हटती है। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई वह शिक्षण कार्य में लगी होती है। उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ चल रही है। यह महिला कौन है, क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं। यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फुले नाम वाली है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सावित्री बाई फुले थी वो अध्यापिका थी, स्कूल जाती थी जब,
तो क्या होता था, रास्ते में बहुत से ऐसे लोग मिलते थे जो उनके विरोध में थे, जो नहीं चाहते थे कि वे स्कूल जाएं और महिलाओं को शिक्षित करें। तो बहुत से लोग उनके ऊपर धूल फेंकते थे, कोई उनके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकता था। लेकिन जो वो थी बहुत मजबूत इरादे वाली थी, वो इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होती थी, स्कूल जाती थी। जो कन्याएं होती थी, जो लड़कियां होती थी, उनसे उनका बहुत अच्छा व्यवहार होता था, दोस्ताना उनका जो था व्यवहार वो था। तो उनके साथ वो हंसी मजाक करती थी, उनको पढ़ाती थी, साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई भी करती थी। तो ये महिला कौन थी? यह महिला थी सावित्रीबाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तो जनवरी मासस्य, जनवरी महीने के तृतीय दिवसे, तीसरे दिन, जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र से नायगांव, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने अजायत माने जन्म लिया या पैदा हुई। तो जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहित। तस्या माता, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी अभिहितो माने नाम वाले थे, कहे गए। तो उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिवृता। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फुले जी के साथ परिवृता ब्याही गई। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फुले जी के साथ ब्याही गई। सह अपि तदानीम 13 वर्षकल्पा एव आसीत। सह अपि वह भी तदानीम उस समय 13 वर्षकल्पा 13 वर्ष की आयु वाले ही आसीत थे। तो वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु वाले ही थे। यतो ही सा स्त्री शिक्षा या प्रबल समर्थका आसीत। यतो ही, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रिया मनसी स्थिता, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन अभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, अध्ययन करने की इच्छा बढ़ गई। इतः परम स आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः परम, इतः इससे, परम माने आगे, इससे आगे उन्होंने आग्रहम, आग्रह पूर्वक, आंग्ल भाषाया, अंग्रेजी भाषा की भी अध्ययनम कृतवती, पढ़ाई की। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फुले जी के साथ ब्याही गई। वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु वाले ही थे। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ाई करने की इच्छा बढ़ गई। इससे आगे उन्होंने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 1831 ईस्वी में जो सावित्रीबाई फुले थी, उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर। उनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई और पिता का नाम था खंडोजी। जब वो 9 साल की हुई तो उनकी शादी हो गई। उनके पति का नाम था ज्योतिबा फुले। तो जो ज्योतिबा फुले थे उनकी आयु थी 13 साल के थे। तो जो ज्योतिबा फुले थे वो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वो चाहते थे कि स्त्रियां पढ़े लिखें। और जो सावित्रीबाई फुले थी वो तो पढ़ना चाहती ही थी, तो उनके मन में जो पढ़ाई करने की इच्छा थी वो और ज़्यादा हो गई। फिर उन्होंने आग्रह पूर्वक तो उनसे विनती की अपने पति से अंग्रेजी पढ़ने की, और इस तरह उन्होंने अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरभत। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे, सन 1848 ईस्वी वर्ष में पुणे नगरे, पूना नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह, सावित्री ने ज्योतिबा महोदय जी के साथ, ज्योतिबा जी के साथ कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत, प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया।
सन 1848 ईस्वी वर्ष में पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। तदानीं सा केवल सप्तवर्षीया आसीत्। उस समय वह केवल 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालकानां कृते पृथक्तया तया अपरा विद्यालया प्रारब्धा। 1851 सन 1851 ईस्वी वर्ष में अस्पृश्यात् छुआछूत के कारण तिरस्कृतस्य अपमानित किए गए समुदायस्य समूह की बालकानां कृते लड़कियों के लिए पृथक्तया अलग से तया उन्होंने अपरा विद्यालय प्रारब्धा दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। तो सन 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने मुखरम माने तेज जोर शोर से विरोधम अकरोत विरोध किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवा नाम शिरो मुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापित ही मिलता। विधवाओं के सिरों को मुंडवाने का निराकरण करने के लिए वह स्वयं नापिता माने नाइयों से मिलता माने मिली। तो विधवाओं के सिरों को मुंडवाने का निराकरण करने के लिए वह स्वयं नापितई नाइयों से मिली। फलता केचन नापिता अस्याम रूढ़ सहभागिताम अतज्यन। तो फलता केचन नापिता फलस्वरूप कुछ नाइयों ने अस्याम रूढ़ इस रिवाज में सहभागिताम अपनी भागीदारी अतज्यन छोड़ दी। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा शीलवस्त्र आवृता तथा कथिता निम्न जातेः काश्चित् नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास, निक्षा माने पास, फटे हुए वस्त्रों में लिपटी, शील वस्त्र आवृता, शील मतलब फटे हुए, वस्त्र माने वस्त्र, आवृता माने लिपटी हुई। तो एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे वस्त्रों में लिपटी तथा कथित निम्न जातिहा नीची जाति की कुछ स्त्रियां, काश्चित नारियां कुछ स्त्रियां, जलम पातुम याचन्ते स्म जल पीने के लिए मांग रही थीं। तो एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीच जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ता, ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कूपात जल उद्धरण अवार्यन जल पिलाने को मना कर रही थीं। ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को, जलोद्धरणम पानी निकालने को, पानी पिलाने को मतलब, तो ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को अवार्यन माने मना कर रही थी। सावित्री एतत् अपमानम शोधुम न अशक्नोत। सावित्री इस अपमान को शोधुम माने सह, न शक्नोत माने सकी। तो सावित्री इस अपमान को सह न सकी। सा ता स्त्रियां निज गृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई। तडागम दार्शित्व अकथयत और तालाब दिखाकर कहा। तडागम तालाब, दर्शित्व माने दिखाकर, अकथयत चाह और कहा, और तालाब दिखाकर कहा। यत यथेष्टम जलम नयत की इच्छा अनुसार पानी ले जाओ। सार्वजनों को अयम तडागा सार्वजनिकम, यह तालाब सब लोगों के लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा सर्वथा पूरी तरह से समर्थित किया। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन किया।
समर्थनता माने समर्थन किया। तो उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा सर्वथा पूरी तरह से किया। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सन 1848 ईस्वी वर्ष में पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय वह केवल 17 साल की थी। सन 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवाओं के सिरों को मुंडवाने का निराकरण करने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी निकालने को मना कर रही थीं। सावित्री इस अपमान को सह न सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार पानी ले जाओ। यह तालाब सब लोगों के लिए है। यहाँ से पानी लेने में जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1848 ईस्वी में जो सावित्री थी उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर जो कन्याओं का विद्यालय था पूना में, तो राज्य में क्या था, पहला विद्यालय खोला गया। उस समय वो केवल 17 साल की थी और उन्होंने 1851 में दूसरा विद्यालय खोला, क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा था। तो बहुत सी नीची जाति की जो लड़कियां थी उनका अपमान किया जाता था, इसलिए उन्होंने उनके लिए दूसरा विद्यालय खोल दिया। उन्होंने सामाजिक जो बुराइयां थी उनका भी बहुत जोर शोर से विरोध किया। जैसे विधवाओं का सिर मुंडवाने का जो प्रथा थी उसके लिए वो नाइयों से मिली। तो जो नाई थे उन्होंने भी इसका क्या किया, विरोध किया और उन्होंने जो बाल काटना था वो छोड़ दिया। तो इस तरह उन्होंने उनका साथ दिया। एक बार जो सावित्री थी उन्होंने देखा कि कुएं के पास कुछ स्त्रियां हैं नीची जाति की, वो फटे हुए वस्त्रों में जो ऊंची जाति की स्त्रियां हैं उनसे जल मांग रही हैं। तो उनके वस्त्र फटे हुए थे और वो नीची जाति की थी और ऊंची जाति की स्त्रियों से कुएं से जल मांग रही थी कि कुएं से जल लेने दें। लेकिन जो ऊंची जाति की स्त्रियां थी वो उनका मजाक बना रही थी और उनको कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थी। तो सावित्री जो थी इस अपमान को सह नहीं पाई, तो उन्होंने क्या किया, वो नीची जाति की जो स्त्रियां थी उनको अपने घर ले आई और तालाब दिखाया उनको। उनसे कहा कि तुम्हारा जितना मन हो उतना पानी ले लो, क्योंकि यह तालाब जो है वो सबके लिए है, यहाँ पर जाति का बंधन नहीं है। तो वो स्वतंत्रता और समानता के पक्ष में थी। तो वो चाहती थी कि सभी लोग समान रहें, स्वतंत्र हों। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थानां स्थापनायां संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्योः अवदानम, फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। तो महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्, बहुत सक्रिय थी। तो सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम् इति। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम्, इस मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ितानां समुदायानां, उत्पीड़ित मतलब पीड़ित समुदायों को स्व अधिकारान् प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागरणम इति, जगाना था। तो इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालित बती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को
अपने निर्देशन की कुशलता से संचालितवती माने संचालित किया। तो सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने प्रशासन कौशलेन माने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च स पीड़ित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। दुर्भिक्ष काले अकाल के समय, प्लेग काले च और प्लेग के समय, सा पीड़ित जनानाम उन्होंने पीड़ित लोगों की अश्रांतम बिना थके, अविरतम च और लगातार, सेवाम अकरोत् सेवा की। तो अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए प्रयासम अकरोत् पूरा प्रयास किया। तो सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत् पूरा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारतः स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार काले महारोग के फैलाव के समय सेवारतः सा सेवा में लगी हुई वह। तो महारोग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे असाध्य रोगेण ग्रस्ता इस महामारी से पीड़ित हो गई। 1897 तमे ख्रीस्ताब्दे निधनम गता और सन 1897 में मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो महारोग के प्रसार के समय, महारोग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 ईस्वी वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना अपि सावित्री महिते। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर आगे हैं। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्यफुले सुबोध रत्नाकर इति। उनके दो काव्य संग्रह हैं, काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम अवश्यम अध्येतव्यम्। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहन अवबोधाय गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के सावित्री जी का जीवन चरितम जीवन परिचय अवश्यम अध्येतव्यम अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्य अध्येतव्यम माने पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। तो इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 ईस्वी वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर आगे हैं। उनके दो काव्य संग्रह हैं, काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जो सावित्री थी उन्होंने बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की थी और सत्य शोधक जो मंडल था उसमें वो बहुत सक्रिय थी। और जो ये मंडल था इसका उद्देश्य जो पीड़ित समुदाय है जिसके साथ अत्याचार किया जा रहा है उनको ये बताना कि उनके क्या अधिकार हैं, उनको उनके अधिकारों के प्रति जगाना इसका उद्देश्य था सत्य शोधक मंडल का। और उन्होंने क्या किया, जो ये संस्थाएं थी उनका बहुत कुशलतापूर्वक संचालन किया। और जब सूखा पड़ गया, अकाल हो गया और जब प्लेग फैला तो उन्होंने जो पीड़ित लोग थे, जो इससे पीड़ित हो गए थे, जिनको प्लेग हो गया था और जो अकाल था, सूखा पड़ गया था,
उससे जो लोग परेशान थे उनकी उन्होंने बहुत अधिक सेवा की बिना थके, और जो चीज़ उनको चाहिए थी उसका पूरा प्रयास किया उनको दिलवाने का, व्यवस्था की उसकी। और जो महारोग फैला था तो उन्होंने बहुत से लोगों की सेवा की और वो स्वयं भी इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। तो भारत देश में महिलाओं के उत्थान की जो स्थिति है, जो उन्नति हुई महिलाओं की, तो कैसे हुई ये जानने के लिए हमें जो सावित्री जी हैं उनका जो जीवन परिचय है वो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पर यही बताया गया है कि जो सावित्री बाई फुले थी उन्होंने समाज के उद्धार के लिए काफ़ी काम किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। उन्होंने लोगों का विरोध भी किया और समाज में बहुत सी कुरीतियाँ फैली हुई थी उसका भी उन्होंने निवारण किया, उसको भी उन्होंने दूर किया। और उन्होंने बहुत से ऐसी संस्थाओं की स्थापना की, ऐसे मंडलों की स्थापना की जो समाज के पीड़ित लोग थे उनको उनके अधिकारों के प्रति जगाना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा उन्होंने जो अकाल पड़ गया था और जो प्लेग फैल गया था उसमें लोगों की सहायता की और उनके लिए जो सामग्री चाहिए थी, सहायता सामग्री, उसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था की। लेकिन वो भी इस महारोग से क्या हुआ, पीड़ित हो गई और 1897 ईस्वी वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। और उनके 2 काव्य मिले हैं, एक है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रत्नाकर। तो इस तरह से जो सावित्री बाई फुले थी उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।